हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया भी था कि अगली क्लास मेरी यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा से होगी। तो यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा आज हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें 2 चैप्टर होंगे। एक इसका चैप्टर है आव्यूह, दूसरा है सारणी। तो ये यूनिट जो है वो 13 नंबर में आती है, 13 मार्क्स में आती है। ये चैप्टर आपके लिए नया है, इससे रिलेटेड आप लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे अभी तक। सो ईजी है, आसान है, मेहनत से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। अगर अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। आव्यूह, मैट्रिसेस। आव्यूह जो होता है वो एक आयताकार सारणी होती है। इतना जानिए अभी केवल कि आव्यूह एक आयताकार सारणी होती है। अब उस आयताकार सारणी में संख्या आएगी या कोई फंक्शन आएगा। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हुई, संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है ए बराबर 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 इसके अवयव हैं। क्या है इसके अवयव हैं? तो सारणी सॉरी मैट्रिक्स ए में अवयव ए में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। किसी भी अवयव के अवयव को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो देखिए मैंने लिखा भी है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है बी बराबर 3 4 2 4 8 9। इसमें 6 अवयव है, 1 2 3 4 5 6 6 अवयव है इसके। तो मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पंक्ति और स्तंभ आता है, इसको जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पंक्ति और स्तंभ। इसको स्टार्ट करते हैं। पंक्ति क्या होता है? पंक्ति का मतलब होता है जो एलिमेंट, जो अवयव क्षैतिज रेखा में होगा वो पंक्ति में आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए ए बराबर 1 2 लिखा है, तो 1 2 ये क्षैतिज रेखा में लिखा है। मैंने ये देखिए पेन की पोजीशन ये इस समय हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, क्षैतिज पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में पहले पंक्ति में 1 और 2 आया है। तो ये इसके 2 एलिमेंट हो गए पंक्ति नंबर 1 में। तो इसको मैंने R1 से डिनोट किया है। तो R1 मैंने पहले पंक्ति में 2 एलिमेंट है, 1 और 2। दूसरी पंक्ति इसमें है दूसरी पंक्ति में जो एलिमेंट वो है 3 और 4। तो सब मिला के इसमें एक पंक्ति की, दूसरी पंक्ति की। तो अवयव ए में 2 पंक्ति है, पहले पंक्ति में 1 2, दूसरी पंक्ति में 3 4। अब इसमें स्तंभ क्या होता है? अब ऊर्ध्वाधर रेखा में जो आता है वो स्तंभ कहते हैं उसको। इसमें 2 स्तंभ भी है अपने पास। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो पहले स्तंभ में भी 2 अवयव अपने पास है, 1 और 3। दूसरे स्तंभ में भी 2 अवयव है, 2 और 4। तो सब मिला जुला के पहले अवयव ए में 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आके काउंट कर लेते हैं। अवयव बी में भी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। इसमें कितनी पंक्ति की बच्चों? 2। अब स्तंभ गिन लेते हैं। इसके स्तंभों की संख्या कितनी है? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो कुल कितने स्तंभ इसके? 3। तो ऐसे जानिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो पंक्ति होगी। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, पंक्ति हो गई। ये वर्टिकल पोजीशन में हो गई, तो इसे कहते हैं स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ क्लियर हुआ। तो अब आते हैं आगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि एकदम सिंपल चीज़ है, समझते हैं इसको एक बार डेफिनेशन से पहले, फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। तो किसी आव्यूह में m पंक्ति अगर हो और n स्तंभ हो, फिर सुनिए कि किसी आव्यूह में अगर m पंक्ति हो तथा n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n या m गुणे n कोटि का आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल ले रखा है 1 2 3 4। तो इसमें कितने पंक्ति हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 2 पंक्ति हो गए। यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस कॉलम कहते हो, 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 कॉलम है। तो इसमें 2 पंक्ति हो गई, 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। मतलब 2 पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गया। तो इसकी कोटि होगी, यहाँ पे लिखेंगे कोटि बराबर 2 क्रॉस 2। 2 गुणे 2 की कोटि है इसकी। सम
अवयव ए की कोटि होगी 2 × 2। अगर हम बी की निकालना चाहेंगे, जैसे बी बराबर मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा था 3 4 2 4 8 9, तो इसकी कोटि होगी तो पहली पंक्ति गुणे दूसरी पंक्ति, सबसे आगे पंक्ति लिखा जाता है, तो 2 पंक्ति इसमें हुई। स्तंभ कैट हुआ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो स्तंभ कैट हुआ 3 ठो, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 × 3। ठीक है, तो हमेशा अवयव की कोटि के लिए हमेशा ध्यान रखो कि सबसे आगे पंक्ति लिखना है, फिर स्तंभ लिखना है। ठीक है, पहले पंक्ति लिखना है, फिर स्तंभ लिखना है। फिर आगे आते हैं, इसमें आता है अवयवों के प्रकार। नंबर 1, स्तंभ अवयव। सबसे सिंपल चीज़ है। स्तंभ अवयव का मतलब है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल और केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसा लिखते हैं कि m बराबर एक स्तंभ यहाँ पे लिखना है, इसलिए 1 2 3। देखिए बच्चों, इसमें केवल और केवल एक स्तंभ है और उस स्तंभ में 3 एलिमेंट्स अपने पास, 1 2 3। अच्छा बताइए जरा, इसमें पंक्ति कितनी है? तो इसमें पंक्ति जाएगी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसमें 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ इसमें कितना बच्चों? एक ही स्तंभ इसमें फन। ठीक है, इसे स्तंभ अवयव कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं पंक्ति अवयव। तो जस्ट इसका जैसे स्तंभ अवयव होता है वैसे पंक्ति अवयव है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति अवयव। एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं, यहाँ पे लिख दें 1 2 3। इसमें चेक कर लेते हैं, एक ही पंक्ति अपने पास, यहाँ पे पंक्ति एक ही होगी। और इसका स्तंभ जो होगा वो है एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। इसमें स्तंभ कितने हो गए? 3। तो ये जान लिए डेफिनेशन। एक और हम यहाँ भी ये भी दे सकते हैं कि स्तंभ अवयव का मतलब है इसमें स्तंभों की संख्या 1 हो और पंक्तियों की संख्या चाहे कुछ भी हो, एक से ज़्यादा हो या एक ही हो, तो इसे हम स्तंभ अवयव कहेंगे। पंक्ति अवयव में भी केवल एक पंक्ति होती है, स्तंभ वहाँ पे एक से ज़्यादा हो या एक ही हो सकती हैं। आगे आते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव सिंपल चीज़ है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल अभी जस्ट हम इसके पहले लिखे थे, ये बराबर पहला एग्जाम्पल था मेरा 1 2 3 4। देखिए इसमें 2 पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो 2 × 2। इसकी कोट हो जाएगी 2 × 2। इसमें मिला जुला के स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं m = n। यदि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो तो इसे वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, विकर्ण अवयव में आते हैं। विकर्ण अवयव का मतलब होता है ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें विकर्ण क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसमें विकर्ण अवयव देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विकर्ण क्या होता है। तो किसी भी वर्ग अवयव में हमेशा एक ही विकर्ण होता है, वो भी होता है बाएं साइड से ऊपर से नीचे के कॉर्नर में, बाएं से ऊपर से नीचे के कॉर्नर में। तो इसके विकर्ण अवयव होंगे, विकर्ण अवयव 1 5 9। तो इसको छोड़कर बाकी इसके ऊपर और इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स होगा वो 0 हो जाए, तो इसे विकर्ण अवयव कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका होगा v बराबर, जैसे रख लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे 1 0 0 0 5 0 0 0 9। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1 5 9 माने एलिमेंट्स विकर्ण, माने विकर्ण अवयव को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स ऊपर के भी इसके और नीचे के भी 0 हैं, उसे कहते हैं विकर्ण अवयव। ठीक, विकर्ण अवयव हमेशा वर्ग अवयव में ही आएगा और ये किसी अवयव में नहीं आएगा। आगे चलते हैं अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव का मतलब है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, जिसमें विकर्ण के सभी, मैंने जो आपने लिखा है 1 5 9, ये इक्वल होना चाहिए और कुछ भी हो ये केवल सेम होना चाहिए, तो इसे कहते हैं हम
समान, सॉरी इसे कहते हैं हम अदिश अवयव। एग्जाम्पल हम देते हैं आपको यहाँ पे, जैसे लिख दें ए बराबर 1, जैसे यहाँ पे 7 0 0 0 7 0 0 0 7। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग विकर्ण अवयव के जो अवयव है वो समान है। इसके ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, इसलिए अदिश अवयव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग अवयव, ये भी वर्ग अवयव में आता है जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो। विकर्ण का जो एलिमेंट्स आप दिख रहे हैं यहाँ पे 7 में स्केलर में, वो 1 हो जाए केवल, और बाकी सभी शून्य, बाकी तो शून्य है ही, उसे कहेंगे तत्समक अवयव। इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ध्यान से बच्चों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 इसकी कोटि है। और अगर हम ऐसे इसको लिख दें 1 0 0 1, तो ये इसकी 2x2 की कोटि वाला अवयव होगा। देखो इसका डायगोनल 1 1 है और इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स 0 है। और ये बराबर अगर हम लिखते हैं केवल 1, तो ये 1x1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल 1 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट अवयव है शून्य अवयव। सिंपल चीज़ है, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसे ओ से डिनोट करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ बराबर 0 0 0 0 0, कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये सॉरी ये 2x3 मैंने 2 पंक्ति है 3 कॉलम है, 2x3 की कोटि का अवयव है। ठीक है, हमारे इसमें लास्ट टॉपिक आती है अवयव कब बराबर होते हैं, अवयवों की समानता क्या होती है, कब एक अवयव दूसरे अवयव के बराबर होते हैं। तो कंडीशन होती है कि दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं कब, यदि उनकी कोटि बराबर। तो पहली कंडीशन दी थी उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। कोटि बराबर होगी तो पहले अवयव का जो एलिमेंट्स होगा वो सेकंड अवयव के संगत अवयव के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ए बराबर 1 0 2 3 5 1, बी बराबर है x 0 2 3 y 1। इसमें पूछा है यदि ए बराबर बी तो x तथा y का मान बताएं। तो चेक करते हैं पहले दोनों की कोटि हम। तो यहाँ पे ए की कोटि होगी 1 2, 2 पंक्ति है, 1 2 3 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि होगी 2 गुणे 3 की। बी के लिए चेक करते हैं तो 1 2, 2 पंक्ति इसकी भी है, इसके स्तंभ चेक करते हैं इसका 1 2 3 3 इसके पास स्तंभ है, जिसकी भी कोटि 2 गुणे 3 हुई थी, ये दोनों बराबर दिया भी है। तो हम x और y का मुझे मान निकालना है। तो x यहाँ पे पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है, और a में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है वो 1, तो 1 की वैल्यू x के बराबर होगी। तो 1 इज इक्वल टू x, ये x की वैल्यू होगी 1। इसी प्रकार y जो है वो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, यहाँ पे दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है 5, तो 5 की वैल्यू y के बराबर होगी, इसलिए y का मान आ गया 5, x का मान आ गया 1। एग्जाम्पल लिखते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में 5 एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 से पूछा 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहली कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी है। इसमें पुरुष कर्मी है, पहले में 30, दूसरे में 25, तीसरे में 27। इस तरह से महिला कर्मी पहले वाले फैक्ट्री में 25, दूसरे में 31, तीसरे में 26। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त सूचना को एक 3 गुणे 2 कोटि देखो दी है, कोटि इसकी है 3 गुणे 2 अवयव में निरूपित कीजिए। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें वो पूछा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 3 गुणे 2, तो इसमें 3 का मतलब ये 3 इसकी पंक्ति होगी, 2 इसका स्तंभ होगा। तो ध्यान से देखते हैं, इसमें ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, ऑलरेडी 3 पंक्ति में मौजूद है। कॉलम भी इसके पास 2 ही है, पहला कॉलम है दूसरा कॉलम। तो किसी भी कैपिटल लेटर से हम अवयव को डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया भी है।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू, बड़े कोष्टक एलिमेंट्स लिखो। पहला पुरुष कर्मी होगा 30, 25, 27। महिला कर्मी हो जाएगी 25, 31, 26। तो इस तरीके से आप व्यू ए में पुरुष कर्मी और महिला कर्मी को हमने निरूपित कर दिया। 3 × 2 के कोटि का ये अवयव है। कोटि को क्रम भी कहा जाता है। इससे पूछा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। पहले तो तीसरी पंक्ति पे करते हैं। तीसरी पंक्ति में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में 2 एलिमेंट्स अपने पास 27 और 26। कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ थी। पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती हैं? तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति में पूछा है, ये क्या बता रहा है? तीसरी पंक्ति में यह बता रहा है फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, सॉरी, तीसरी फैक्ट्री। हम दूसरे स्तंभ में आते हैं। दूसरा स्तंभ क्या बताएगा हमको? पहला स्तंभ तो बता रहा है कि पुरुष कर्मी है, तो दूसरा स्तंभ क्या बता रहा है इसमें? महिला कर्मी। ये महिला कर्मी को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। इसमें दिया है, पूछा भी है, कहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है? तो 8 अवयव है। अवयव कितना है इसके पास? 8। कोटि पूछा है, तो कोटि आपको पता है m क्रॉस n की होती है। तो यहाँ पे m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या होगी? तो आपको ये पता करना है कि पॉजिटिव इंटीजर में 8, दोनों दो संख्याओं गुणा करने पर 8 कहाँ कहाँ आएगा? एग्जाम्पल में पहला तो होगा 8 1 8, या हम ये भी कह सकते हैं 1 × 8, या 4 2 8 होता है, 2 4 होता है, और तो नहीं। इसका सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम 8 का फैक्टर कर लेंगे। 1 2 4 8। 8 का यहाँ पे 4 फैक्टर है, 4 गुणनखंड है, 1 2 4 8। तो यहाँ से हम संभव कोटि निकालेंगे, दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, जहाँ पे 8 आएगा वही उसकी संभव कोटि होगी। तो इस तरीके से हमें 4 संभव कोटि मिली। कितनी मिली स्टूडेंट? 4 संभव कोटि मिली। 8 × 1 का भी हो सकता है वो अवयव, 1 × 8 का भी हो सकता है, 4 × 2 का भी हो सकता है, और 2 × 4 का भी हो सकता है। एक क्वेश्चन इसी में हम करते हैं छोटा सा। अगर यदि अवयव 13 तो कोटि क्या होगी? तो कोटि के लिए हो जाएगा 13 गुणनखंड, 13 का गुणनखंड जो होता है वो 1 होगा, वो 13 होगा। तो इसकी कोटि होगी संभव 13 × 1 की, या 1 × 13 की। तो इसकी 2 संभव कोटि होगी, 2 संभव कोटि होगी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। उसमें पूछा है, एक ऐसे 3 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर हाफ मॉडुलस ऑफ i - 3j द्वारा प्रदत्त है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये 3 × 2 का है, इसका मतलब इसमें पंक्ति कितनी होगी? इसमें पंक्ति होगी 3 और स्तंभ हो जाएगा कितना? 2। तो मतलब हमको 3 × 2 कोटि वाले अवयव की रचना करनी है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। aij बराबर, इसमें 3 पंक्ति होगी। ध्यान से देखिए, इसमें 3 पंक्ति होगी। तो 3 पंक्ति होने का मतलब पहले स्तंभ कितना होगा? 2। तो A 1 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ है,
A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो भैया ये आपका पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, मतलब ये 3 गुणे 2 की कोटि का अवयव है। हम A11, A12, A21, A22, A31, A32 की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप करते हैं। इसको हम कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। A11 बराबर क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। AIJ की वैल्यू है हाफ I-3J का मॉडुलस। तो A11 निकालते हैं, हाफ I की जगह 1 रखना है, इंटू जे की वैल्यू भी 1 है, तो हाफ 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, -2 का मॉडुलस 2, 2/2 कितना हो जाएगा, ये 1। A12 निकाल लेते हैं, तो हाफ I की जगह 1 रखना है, अब J की जगह 2 हो जाएगा, 3 × 2, तो 3 × 2 = 6, 6 से 1 माइनस करेंगे 5, 5/2 आ जाएगा। भैया सीधे में लिख रहा हूँ। A21 चेक कर लेते हैं, हाफ I की जगह 2, J की जगह 1 रखना, 3 × 1, 3 से 1 माइनस कर, 3 × 1 = 3, 3 से 2 माइनस करेंगे 1, तो 1/2 हो जाएगा। A22 निकालते हैं, I की जगह 2, J की जगह भी 2, तो 2 - 3 × 2, तो 2 × 3 = 6, 6 से 2 माइनस करेंगे 4, 4/2 2, 4/3 2 = 6, 6 से 2 माइनस करेंगे 4, 4/2 2, वैल्यू सब प्लस में क्योंकि मॉडुलस में है। A31 निकालते हैं, हाफ I की जगह 3 - J की जगह 1 रख लेना अब तुम्हें, 3 × 1 = 3, 3 से 3 माइनस करेंगे 0, 0/2 0 ही होता है। A32 आते हैं, हाफ I की जगह 3 - 3 × J की जगह 2, 3 × 2 = 6, 6 से 3 माइनस करेंगे 3, 3/2 कितनी हो जाएगा, ये 3/2। तो आपकी वैल्यू होगी = A11 कितना निकालने हम लोग, 1, A12 5/2, A21 1/2, A22 2, A31 0, A32 3/2। ये स्टूडेंट 3×2 का एक अवयव मिला आपको, जो किसके द्वारा, AIJ = हाफ I-3J के मॉडुलस के द्वारा प्रदत्त था। एग्जाम्पल नंबर 4 है स्टूडेंट, यदि x + 3 - 6b - 3 z + 4a - 1 - 21 2i - 7 0 0 = 0 - 6 2b + 4 6 - 3 - 21 3y - 2 2c + 2 0 इक्वल है, तो ABC XYZ का मान निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है x + 3, और ये बराबर दूसरे अवयव की, तो इसका पहले रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 0, ये बराबर हो जाएगा 0 के, सॉरी 0। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -3, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं पहली रो दूसरे कॉलम में z + 4 है, और यहाँ पे पहली रो दूसरे कॉलम में है 6, तो z = 6 - 4, z की वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरीके से अब यहाँ पे y के लिए चेक करते हैं, तो पहली रो तीसरे कॉलम में है 2i - 7 = 3y, पहली रो तीसरे कॉलम में है 3y - 2, तो 2i - 3y = -2 + 7 -y = 5, y की वैल्यू हो जाएगी -5 के। यहाँ पे चलते हैं, देखिए दूसरे रो और दूसरे कॉलम में a - 1, ये बराबर हो जाएगा a - 1 यहाँ पे दूसरे रो और दूसरे कॉलम में -3, a की वैल्यू जाएगी -3 + 1,
ए की वैल्यू हो जाएगी -2। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है 0 और इसके बराबर है दूसरे रो और तीसरे कॉलम में 2c+2। सी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो हो जाएगा 0 -2 इज इक्वल टू 2c। सी की वैल्यू हो जाएगी -1 के। लास्ट बचा है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए तीसरी रो और पहले कॉलम में b-3 है और यहाँ पे तीसरा रो और पहला कॉलम में है 2b+4। सॉल्व करते हैं इसको। b-2b इज इक्वल टू 4+3 माइनस बी इज इक्वल टू 7। बी की वैल्यू हो जाएगी -7। एग्जाम्पल 5 है स्टूडेंट। जस्ट इसी तरीके से वहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है तो खुद आप करिए। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाते रहिए, उसको अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा समझते रहिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वीडियो को पॉज कर करके 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, पढ़िए, समझ में आएगी। और अगर समझ में नहीं आती ना आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगला वीडियो होगा मेरा मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।